रोड ट्रिप। आप अपना बैग पैक करें और ड्राइव करना स्टार्ट करें। फ्लाइट बुक करने और प्लेन में बैठने की चिंता किए बिना आप यूनाइटेड स्टेट्स से मोरक्को तक का सफर कार से पूरा कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट अभी सही सलामत हैं और कभी अलग नहीं होंगे। इसका मतलब है कि प्लेट टेक्टोनिक्स मौजूद ही नहीं है। पृथ्वी के मेंटल पर बस बड़े पैमाने पर चट्टानों के स्लैब फंसे हुए हैं, तो धरती पर अब भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी भी मौजूद नहीं हैं। आप वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की ओर ड्राइव करते हैं। टेक्सास, मिसूरी, न्यूयॉर्क और इसी तरह के रेगुलर स्पॉट से अपनी कार में बैठकर गुजरते हैं। आप बॉर्डर पर पहुंचते हैं और अंग्रेजी और अरबी में लिखा साइन बोर्ड पढ़ते हैं। मोरक्को में आपका स्वागत है। आप उस देश में चले जाते हैं और बहुत से लोग आपको वेलकम करते हैं। दोनों देश पड़ोसी हैं, इसलिए सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं। मोरक्को के बाद आप साउथ में ऑस्ट्रेलिया और भारत की ओर जाने से पहले नॉर्थ में यूरोप और एशिया की कुछ जगहों पर कार चलाकर जाने का फैसला करते हैं। सभी देशों के एक साथ इतने करीब होने के कारण पड़ोसी देशों से मिलता जुलता कल्चर हर जगह मौजूद है। जापान अब एक आइलैंड नहीं है। असल में कोई भी आइलैंड अब इतना बड़ा नहीं है कि किसी भी देश का अलग वजूद बन सके। आप मोरक्को से नॉर्थ की तरफ ड्राइव करते हैं और स्पेन के बॉर्डर तक पहुंचते हैं और कुछ अमेजिंग टपस और फ्लेमेंको म्यूजिक के बाद आप प्रेम की नगरी पेरिस से ड्राइव करते हुए गुजरते हैं और आइसलैंड पहुंचते हैं। यह उतना बर्फीला नहीं है जितना आपने सोचा था। यह असल में काफी गर्म है। यह जर्मनी जैसे लैटिट्यूड पर है, लेकिन यहाँ पर देशों को अलग करने वाले बड़े बड़े पहाड़ नहीं हैं। आइसलैंड में हमारी मौजूदा धरती की तरह मशहूर ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की कमी के कारण पूरे पैंजिया में पहाड़ नहीं बन पाए, जिसका मतलब है कि ऊंची जगहों पर रहने की सुविधा यहाँ मौजूद नहीं है। आप यूरोप से ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। आपको आसमान में कुछ बवंडर बनते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वो आपको पकड़ लें, आप पूरी तेजी से कार भगाकर ले जाते हैं। बवंडर को अपने वजूद के लिए फ्लैट जमीन की जरूरत होती है। वैसे चूंकि पैंजिया में सब कुछ समुद्र के लेवल पर है, तो बवंडर एक आम नजारा है। साथ ही ट्रॉपिक्स में बवंडर और तूफान का खतरा बराबर बना रहता है। आप अपना सफर पूरा करते हैं और कुछ टेस्टी पास्ता खाने के लिए इटली पहुंचते हैं। स्कैंडिनेविया से होते हुए नॉर्थ की ओर ड्राइविंग जारी रखने से पहले आप शानदार साइट्स को देखते हैं। साथ ही आप फटाफट ग्रीनलैंड का एक चक्कर लगाते हैं। यह तो असल में काफी हरा भरा है। हमारी आज की धरती के उलट ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के साथ नॉर्थ में इतनी दूर लोकेटेड नहीं है। आप वहाँ कुछ रातें बिताते हैं और पूरे यूरोप का सफर जारी रखते हैं। आप चीन और आखिर जापान के रास्ते में कुछ खूबसूरत लैंडस्केप और अमेजिंग साइट्स देखते हैं। यह इलाका हमारी धरती जितना ठंडा तो नहीं है, लेकिन वाकई काफी बड़ा है। साउथ ईस्ट एशिया के देश अब पैंजिया पर सबसे ठंडे हैं। चीन अब टेक्निकली नॉर्थ पोल है। आप वहां जाते हैं और कुछ अमेजिंग चीनी भोजन करते हुए शानदार नॉर्दर्न लाइट्स का दीदार करते हैं। वियतनाम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है और वहाँ का टेम्परेचर भी इतना ज्यादा नहीं है। पड़ोसी देशों जैसे थाईलैंड, फिलीपींस और यहाँ तक कि भारत के एक हिस्से में लगभग हर समय बर्फबारी होती रहती है। जानवरों की लाइफ भी एकदम अलग है। पोलर बेयर आमतौर पर मनीला और बैंकॉक के आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं। रीफ में ट्रॉपिकल फिश की बजाय सी लायन भी काफी आम हैं। आप मलेशिया में कुछ कैनेडियन मूस और इंडोनेशिया में स्नो लेपर्ड भी देख सकते हैं। कुछ यमी फूड के बाद आप अपनी कार में वापस आ जाते हैं, लेकिन वो खराब हो जाती है। आप मेंटेनेंस के लिए रुके बिना लगभग एक हफ्ते से ट्रैवल कर रहे हैं। आपकी रोड ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया के लिए एक फ्लाइट बुक करते हैं। वे दो ऐसे देश हैं जिन्हें डिवाइड किया गया है और उनके बॉर्डर्स टच नहीं करते। आप पैंजिया एयर पर फ्लाइट बुक करते हैं और कुछ बेहतरीन व्यूज देखते हैं जिनको आप इमेजिन कर सकते हैं। आप बड़े से कॉन्टिनेंट के सेंटर के जितने करीब पहुंचेंगे, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। वह इसलिए कि समुद्र बहुत दूर है। ऐसी लोकेशंस पर ज्यादा बारिश नहीं होती और हवा में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कुछ जगहें पृथ्वी पर सबसे गर्म मानी जाती हैं। ब्राजील में बहुत सारे रेगिस्तान हैं, लेकिन ये वहाँ की फुटबॉल नहीं रोक सकते। कई लेओवर्स के बाद आप आखिर में साउथ इंडिया पहुँचते हैं। फिर उससे भी आगे साउथ में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड हैं, जो सबसे सदर्न देश हैं। आप एक कार किराए पर लेकर आसपास घूमने और नेपाल की यात्रा का फैसला लेते हैं, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। माउंट एवरेस्ट यहाँ है, लेकिन यह किसी हिल से ऊंचा नहीं है। इसे असल में सिर्फ एवरेस्ट हिल कहा जाता है। पूरी जमीन
नॉर्थ की तरह ठंडी है। सिडनी और मेलबर्न में कुछ बेस्ट स्की रिजॉर्ट हैं, लेकिन हाई माउंटेन स्की स्लोप्स के बजाय नीचे की तरफ स्की करने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल रैम्प बनाए गए हैं। कुछ और साइट्स का लुत्फ उठाने के लिए आप साउथ में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। आज के दिनों के उलट ऑस्ट्रेलिया में बहुत डाइवर्सिटी और यूनिक वाइल्ड लाइफ नहीं है। नई स्पीशीज या कुछ जानवरों के अलग अलग वर्जन्स को बनाने में इवोल्यूशन ने इतना ज्यादा रोल नहीं निभाया। लाखों साल पहले के टॉप शिकारी आज जैसे ही हैं, वैसे क्योंकि सारी जमीन लैंडलॉक्ड है, जानवरों का माइग्रेशन हमारी आज की धरती के मुकाबले काफी आसान है। अफ्रीका के कुछ हाथियों को सर्दी के लिए स्पेन और पुर्तगाल जाते हुए देखकर आपको हैरानी नहीं होगी। नेचुरल वजहों से गायब हो चुके जानवर इस समय घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, जैसे वूली मैमथ और सेबर टूथ कैट्स। क्योंकि ज्यादातर देश इक्वेटर के पास हैं, रेप्टाइल जानवरों के मुताबिक कंडीशंस होने से ये जानवर यहाँ मौजूद हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद आप कुछ मजे करने के लिए अंटार्कटिका की ओर जाने का फैसला करते हैं। जमीन का यह बड़ा सा टुकड़ा दुनिया के आखिरी किनारे पर बैठा एक अलग थलग कॉन्टिनेंट नहीं है। यह एक बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है और यहाँ पर करने के लिए बहुत सी कूल चीजें हैं। यहाँ का टूरिज्म भी अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आसानी से पहुँच सकता है। आप अंटार्कटिका पहुँचते हैं और कई लोकल लोगों से मिलते हैं जो अपने देश में आपका स्वागत करते हैं। आप लोकल डिशेस को ट्राई करते हैं और ट्रेडिशनल म्यूजिक सुनते हैं। आप कुछ सुवेनियर लेते हैं और वेस्ट से साउथ अफ्रीका तक ड्राइव करते हैं, जहाँ पर थोड़ी ठंड भी है। देशों के एक दूसरे के पड़ोस में होने से वर्ल्ड इकोनॉमी में हमेशा तेजी रहती है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मेन जरिया रोड ही है। इसलिए हर देश का एक ट्रेडिंग रेलवे नेटवर्क है जो उनको पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। कुछ बोट्स भी मौजूद हैं, लेकिन वे उतनी पॉपुलर या इम्पोर्टेंट नहीं हैं। वैसे सभी जमीनें फ्लैट हैं, इसलिए रेल नेटवर्क को बनाना पहाड़ों और वाटर बॉडीज के बीच बनाने के मुकाबले काफी आसान है। साउथ अफ्रीका की अपनी ट्रिप के बाद आप अर्जेंटीना के लिए ड्राइव करते हैं और सीनरी का आनंद उठाते हैं। आप चिली के सफर का मजा लेते हैं और कोस्ट पर वापस आ जाते हैं। जब तक आप पेरू और आखिर में मेक्सिको तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप नेहरू कंट्री में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच मोड ऑन है। दुनिया के सबसे ठंडे हिस्सों में कुछ समय बिताने के बाद आप लास्ट में कोस्ट पर रिलैक्स करते हैं और बस फ्रूटी ट्रॉपिकल ड्रिंक्स पीते हैं। आप लोकल लोगों के साथ पार्टी करते हैं और लहरों में जेट स्कीइंग करते हैं। घर अब काफी दूर नहीं है, तो आप एक प्लेन पर चढ़ते हैं और काफी सारे सुवेनियर और मेमोरीज के साथ घर वापस आते हैं। पूरी ट्रिप लगभग 1 महीने तक चली। एक्सप्लोरेशन की एज से शुरू होकर हिस्ट्री ने भी एक अलग मोड़ लिया। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाने के लिए शिप्स बनाने की बजाय एक्सप्लोरर्स ने घूमने और अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानने के लिए कैरवैन बनाए। लोगों को अलग करने वाले ओशंस के बिना सामान की अदला बदली की शुरुआत एक्सप्लोरेशन एज से भी पहले शुरू हो गई थी। लोगों के लिए जब चाहें जहां चाहें माइग्रेट करना आसान हो गया। अगर उन्हें गर्मी पसंद नहीं तो वे ठंडी हवा के लिए नॉर्थ या साउथ की ओर बढ़ सकते हैं। वहीं अगर आपको कोल्ड टेम्परेचर पसंद नहीं है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जाना भी काफी आसान है। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी आज की पृथ्वी की तुलना में ऑटोमोबाइल की खोज बहुत जल्दी हो गई। शिप्स और बोट्स में इन्वेस्ट करना आज की तरह जरूरी नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज अब पैंजिया के अलग अलग पार्ट्स में फैले हुए हैं, जिससे कुछ देश दूसरों के मुकाबले ज्यादा मालदार हो गए। लेकिन इतने रिच ट्रेडिंग कल्चर के कारण पैसा आसानी से अलग अलग देशों में डिवाइड हो गया। बड़े से ओशंस में छोटे आइलैंड हैं जिनको एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन मेक्सिको की कोस्ट से बोट पर सफर करके आपको तुर्की पहुंचने के लिए दुनिया भर का चक्कर लगाना पड़ेगा। खास तौर से सुपर एडवांस रेल रोड नेटवर्क होने से ओशंस के ऊपर फ्लाइट लिमिटेड हैं, लेकिन कार से ट्रैवल करना ज्यादा मजेदार है।